नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, रशिया व चाइना के पास कौन कौन से बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं और भारत के पास क्यों नहीं है? क्या सुखोई 34 भारत के लिए बॉम्बर फाइटर जेट की कमी को पूरा कर सकता है? क्यों भारत इतनी सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग जल्दी जल्दी कर रहा है? क्या सुखोई 30 MKI में तेजस के लिए बनने वाला रडार लगेगा? इन सभी सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल दिलीप जी का है, जो पूछते हैं कि अमेरिका, रशिया व चाइना के पास कौन कौन से बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं और भारत क्यों बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहा है। दिलीप जी, पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिकन B-1 लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट अलग अलग यूरोपियन देशों की एयरफोर्स के साथ एयर एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी हाल ही में रशियन Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने 25 घंटों तक उड़ान भर के एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि उसके लिए इसे 3 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी दी गई थी। भारत व चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर संबंधी विवाद में चाइना ने अपने HQ बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी तिब्बत में मौजूद एयरबेस पर तैनात कर दिया है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो मौजूदा समय में अमेरिका की एयरफोर्स 3 तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है। पहला है B-52, जो 70 वर्षों से सर्विस में है। यह 32,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है। 14,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 1,000 किलोमीटर पर आवर है। वहीं B-1B एयरक्राफ्ट 35 वर्षों से अमेरिका में सेवा दे रहे हैं। ये 34,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकते हैं और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा इनकी रेंज है। इसकी स्पीड B-52 से थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 1300 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट नाम का स्टेल्थी बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। यह भी 27 वर्षों से अमेरिका के पास है। यह 23,000 किलोग्राम की मिसाइल्स ले जा सकता है और इसकी स्पीड 1,000 किलोमीटर पर आवर है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया के पास Tu-95 नाम का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जो 1956 से अपनी सर्विसेज दे रहा है। यह 20,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है। तो वहीं रशिया का सबसे फेमस बॉम्बर एयरक्राफ्ट है Tu-160, जो 1970 से लगातार सर्विसेज दे रहा है और यह 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज रखता है। बाकी सभी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ज्यादा यानी कि 45,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को Tu-160 ले जा सकता है और इसकी स्पीड भी किसी फाइटर जेट की तरह ही काफी तेज है। यह 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। हमारे पड़ोसी और भारत से दुश्मनी रखने वाले चाइना के पास भी H-6 नाम का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रशियन Tu-16 की लाइसेंस्ड कॉपी है। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है। यह 1,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और साथ में 12,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। अब बात करते हैं कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता कहां पड़ती है। अगर अमेरिका किसी दूसरे देश में घुसकर काफी सारी मिसाइल्स वहां गिराना चाहता है, जिससे एक बड़ा इलाका अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अमेरिका अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भेजेगा ताकि 30,000 किलोग्राम की मिसाइल्स वहां गिरा सके। क्या भारत भी अपने पड़ोसियों को इसी तरह से डिस्ट्रॉय करने की नीयत रखता है? तो जवाब मिलेगा नहीं। ना तो हमने 7,000 या 8,000 किलोमीटर दूर किसी देश को दुश्मन बना रखा है कि जिसके लिए इतनी रेंज वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए, ना ही हम इनोसेंट जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं कि हमें इतनी ज्यादा मिसाइल्स एक ही जगह गिरानी पड़े। इसलिए हमने बॉम्बर एयरक्राफ्ट ना ही बनाए और ना ही दूसरे देशों से खरीदे। भारत के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं है, इसका दूसरा कारण है इनकी कीमत। एक मॉडर्न बॉम्बर एयरक्राफ्ट लगभग 600 से लेकर 700 मिलियन डॉलर का आता है, जो काफी ज्यादा है। तीसरा कारण है इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट की उपयोगिता। इनकी स्पीड 1,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही होती है और ये फाइटर जेट की तरह मैन्यूवरिंग भी नहीं होते हैं, यानी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम व लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स इन्हें आसानी से अपना निशाना बना सकती हैं। हमारे दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान व चाइना के पास अच्छी BVR मिसाइल्स व एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसलिए ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट इन दोनों के खिलाफ काम नहीं आएंगे। इन्हें तभी इस्तेमाल किया जा सकेगा जब इन दुश्मन देशों की एयरफोर्स को
पूरी तरह से हरा दिया जाए, वह उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। भारत के पास भी एक से एक बढ़कर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, इसलिए चाइना का बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करेगा। चौथा कारण है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। बाकी सभी देशों के बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। सिर्फ अमेरिका के पास B2 स्पिरिट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थी है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। इसकी कीमत $2 बिलियन प्रति एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। भारत के पास B2 स्पिरिट के लेवल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस तरह का इतना महंगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि हालात बदलते जा रहे हैं और हमारे दोनों पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान व चाइना दोनों लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो हमें भी लड़ाई का सामना करते हुए उनके इलाकों में मौजूद मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। तो हमें बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट हो जिसकी स्पीड फाइटर जेट की तरह 2000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, जो मिसाइल से फाइटर जेट की तरह अपना बचाव कर सके और जो चाइनीज H-6 की तरह 10,000 किलोग्राम की मिसाइल्स भी ले जा सके। तो इन सब का सॉल्यूशन है रशियन सुखोई 34, जिसे हम रशिया से 60 से 70 मिलियन डॉलर प्रति एयरक्राफ्ट की दर से खरीद सकते हैं। सुखोई 34 को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है। यह एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में यह एक फाइटर जेट भी है। इसमें बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी यह एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड एरिया में भी जा सकता है। इसकी रेंज भी 4500 किलोमीटर है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट लगे हैं जिसपे यह 10,000 किलोग्राम की मिसाइल्स ले जा सकता है। यह एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को सीधी टक्कर भी दे सकता है और सटीक जगह पर टारगेट करने के लिए इसमें 2 पायलट्स आगे पीछे बैठने की जगह साथ साथ बैठते हैं। इससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल व ज्यादा सटीक निशाना लगाने में भी सहायता मिलती है। एक ट्रेडिशनल बॉम्बर की कीमत में लगभग 6 सुखोई 34 फाइटर जेट आ जाएंगे। इस तरह सुखोई 34 की 2 स्क्वाड्रन से ही हमारा काम चल सकता है। दोस्तों, अगला सवाल सुदीप जी का है, जो पूछते हैं कि इंडिया इतना जल्दी जल्दी इतनी सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग क्यों कर रहा है। दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज व मिसाइल टेस्टिंग करने का मकसद साफ होता है कि यह संदेश है हमारे दुश्मनों के लिए कि भारत हर तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी हम लद्दाख में पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरा मकसद होता है दुनिया को अपनी काबिलियत, टेक्नोलॉजी व फायर पावर से अवगत करवाना। दुश्मन को साफ तौर पर पता होना चाहिए, उसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत के पास एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस है या नहीं। ट्री टॉप ऊंचाई पर उड़ते हुए बिना रडार की पकड़ में आए निशाने तक पहुंचने वाली निर्भय मिसाइल है या नहीं। 1900 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर पेलोड ले जाने लायक हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल है या नहीं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो की क्या रेंज व क्षमता है। हमारी पृथ्वी अग्नि प्रहार K4 मिसाइल्स किस हद तक दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यही संदेश देने के लिए ये सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग की जा रही है। इस तरह की टेस्टिंग में मौजूदा मिसाइल्स के स्टॉक में से रैंडमली किसी मिसाइल को पिक किया जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग करके उस तरह की मिसाइल्स की चेकिंग भी हो जाती है कि हर मिसाइल परफेक्टली बनी है या नहीं, लड़ाई में ठीक से परफॉर्म करेगी या नहीं। दोस्तों, अगला सवाल मोनिका जी का है, जो पूछती हैं कि क्या सुखोई 30 MKI में तेजस के लिए बनने वाला रडार लगाया जाएगा। मोनिका जी, भारत अपना खुद का उत्तम नाम से ASA रडार बना रहा है। इसे तेजस में लगाना था, लेकिन सभी ट्रायल्स पूरे नहीं होने के कारण फिलहाल तेजस में इजरायली एल्टा ASA रडार लगाया जाता है। लेकिन उत्तम ASA रडार का डेवलपमेंट काफी अच्छे से होने के कारण अब इसका अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस MK2 में लगाया जाएगा। भारत अपने 270 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई अपग्रेड देने के लिए रशिया से बात कर रहा है। रशिया नए एविनिक्स, जैमर्स, AL-41 इंजन व सुखोई 35 का रडार इसमें लगाना चाहता है, लेकिन भारत Su-35 का नहीं Su-57 वाला ASA रडार चाहता है। इसके लिए रशिया आनाकानी कर रहा है। इसी का सलूशन भारत स्वदेशी उत्तम रडार के रूप में 1400 से 1500 TR मॉड्यूल वाले
अपस्केल मॉडल में ढूंढ रहा है। सुखोई 30 MKI का नोज कोन भी बड़ा है, इसलिए बड़े आकार का रडार इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। वैसे भारत गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर वाला ASA रडार भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे एमका में लगाया जाएगा। इस तरह के रडार कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा रेंज देते हैं और इन्हें जैम करना भी आसान नहीं होता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके फैक्ट बेस्ड सटीक जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।